हेलो दोस्तों, कोल्हापुर शहर से कुछ 25 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक स्थल पन्हालगढ़ की आज हम सैर करेंगे। किसी भी ऐतिहासिक स्थल को देखने का मजा दुगना हो जाता है जब हमें उससे संबंधित सभी रोमांचक कहानियां पता हो। क्या आपको पता है कहावत कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली इस किले से जुड़ी हुई है। किले के उचित जगह पहुंचकर मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताऊंगा। बहुत दिलचस्प कहानी है, तो देवी और सज्जनों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और द आइटिनरेटर के संग चलिए कूच करते हैं पन्हालगढ़ की ओर। पन्हालगढ़ रणनीतिक रूप से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर एक ऐसी जगह स्थित है जहां से आदिल शाह के बीजापुर से महाराष्ट्र के कोंकण तक जाने वाले प्रमुख व्यापार मार्ग पर सीधे नजर रखी जा सकती थी। पन्हालगढ़ की परिधि 8.5 किलोमीटर है। समुद्र तल से 3127 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला कोल्हापुर शहर के जमीनी स्तर से लगभग 700 फीट ऊपर है। पन्हाला का किला 1178 और 1209 ईस्वी सन के बीच शिलाहारा शासक राजा भोज द्वितीय नृसिंह द्वारा बनाया गया था। आगे चलकर देवगिरी के यादवों के सबसे शक्तिशाली राजा सिंघाना द्वारा राजा भोज को पराजित किया गया और ये किला यादवों के हाथों में चला गया। तो वही 1489 में पन्हाला बीजापुर के आदिल शाह के अंतर्गत आ गया। 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाह द्वारा प्रतापगढ़ भेजे गए शक्तिशाली अफजल खान का वध कर दिया। यह एक असंभव कार्य था जिसके बारे में सुनने के बाद आदिल शाह और उसके बलों को एक बड़ा झटका लगा। महाबलेश्वर आइटिनरी में प्रतापगढ़ घूमते समय छत्रपति शिवाजी महाराज के इस अद्भुत पराक्रम के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। नहीं देखी हो तो जरूर देखिए, ऊपर लिंक दे दिए है। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज को आदिल शाह की सेना ने एक चींटी की तरह कम आंका था, उस चींटी ने अफजल खान जैसे एक बलशाली हाथी को धूल चटाई थी। ये खबर आग की तरह फैल गई और आदिल शाह की सेना छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ही कांपने लगी। एक असंभव करतब का जश्न मनाने में समय बर्बाद करने के बजाय महाराज ने आदिल शाह की सेना में फैले इस डर का पूरा फायदा उठाया और दुगनी तेजी से आगे बढ़ 2 सप्ताह के भीतर ही आदिल शाह से पन्हाला किला भी जीत लिया। महाराज की इस बात से हमें बहुत कुछ सीखने जैसा है दोस्तों। हम तो जीवन में कितना समय बर्बाद करते हैं, कुछ छोटा कार्य भी करते हैं तो राई का पहाड़ बनाते हैं और डींगे मारते फिरते हैं। महाराज का जीवन काल केवल 50 वर्षों का था, लेकिन उतने कम समय में उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है जिसे करने में हम कितने भी जन्म लेंगे तो भी कम है। स्वयं विचार कीजिए। विशाल अफजल खान के वध के एक झटके से आदिल शाह अभी उभरा भी नहीं था कि पन्हालगढ़ को जीतकर दूसरा बड़ा झटका छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे दिया था। गुस्से से लाल होकर 1660 में बीजापुर के आदिल शाह ने सिद्धी जोहर की कमान के तहत अपनी बड़ी सी सेना को पन्हाला की घेराबंदी करने के लिए भेज दिया। पन्हालगढ़ पर तब महाराज स्वयं मौजूद थे। महाराज ने काफी कोशिश की, लेकिन सिद्धी जोहर टस से मस नहीं हुआ। भारी वर्षा के बावजूद घेराबंदी लगभग 4 से 5 महीनों तक जारी रही, जिसके अंत में किले के सभी प्रावधान समाप्त होने लगे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक और अभूतपूर्व योजना के निर्माण का आरंभ कर दिया। इन परिस्थितियों में महाराज ने फैसला लिया कि अपने सभी साथियों के संग पलायन ही एकमात्र विकल्प है। सर सलामत तो पगड़ी 50। उन्होंने अपने विश्वस्त बाजी प्रभु देशपांडे के साथ जेधे और बांदल समुदाय के कुछ चुनिंदा 600 सैनिकों को इकट्ठा किया और एक अंधेरी रात को किले के सबसे कठिन रास्ते से निकलकर लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित विशालगढ़ किले की ओर पैदल रुख किया। 10 नहीं, 20 नहीं, लगभग 65 किलोमीटर की दूरी ये लोग एक अंधेरी रात में पैदल पार करने वाले थे।
वो भी सामान्य रास्ते से नहीं, दुश्मन को चकमा देकर घने जंगल से, झाड़ियों और कांटों के बीच एक ऐसे कठिन रास्ते से जिसकी दुश्मन कल्पना भी नहीं कर सकता। पैदल इसीलिए क्योंकि घोड़ों का उपयोग कर नहीं सकते, क्योंकि घोड़े आवाज करते हैं, दुश्मन सतर्क हो सकता है। 65 किलोमीटर की दूरी एक रात में पैदल पार करना कोई छोटी बात थोड़ी है। इसीलिए महाराज ने दुश्मन को चकमा देने के लिए विविध योजना बनाई थी। एक, पन्हाड़गढ़ पर काम करने वाले एक नाई शिवा काशिद, जो बिल्कुल महाराज की तरह दिखाई देते थे, उन्हें महाराज जैसा पहराव कर दूसरे रास्ते से किले के बाहर भेजना। अगर पकड़े गए तो महाराज की तरह व्यवहार कर दुश्मन से बातचीत कर उलझाए रखना। अगर शिवा काशिद की असलियत बाहर आ जाती है और आदिल शाह सेना पीछा करना शुरू कर देती है तो कुछ बैलों के सिंग पर मशाल बांधकर उन्हें एक और दिशा में दौड़ाना, जिसे अंधेरी रात में दूर से देख आदिल शाह सेना उन्हें भागते हुए महाराज और उनके साथी समझे। और ठीक वैसे ही हुआ भी। कुछ देर बाद शिवा काशिद पकड़े गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। आदिल शाह सेना महाराज का पीछा करने लगी तो अलग ही दिशा में तैनात ये मशालधारी बैल उन्हें गुमराह करते रहे। महाराज की ये योजना हूबहू फिल्म निर्देशक राजमौली ने अपने प्रसिद्ध फिल्म बाहुबली में चित्रित किया है। ये योजनाएं इतनी प्रभावशाली साबित हुए कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथी अब तक लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर घोड़खिंड नामक जगह पहुंच चुके थे। मराठी में खिंड का अर्थ होता है दो पहाड़ों के बीच जाती तंग घाटी, और घोड़खिंड को घोड़खिंड इसीलिए कहा जाता था कि वो इतनी तंग थी कि उसमें से एक समय में केवल एक ही घोड़ा जा सकता था। विशालगढ़ अब भी लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसे पैदल पार करने के लिए लगभग 3 घंटे लगने वाले थे। घोड़ों पर आती आदिल शाह की सेना अब काफी निकट पहुंच चुकी थी, जो बहुत बड़ी तादाद में लगभग 5000 की संख्या में थी। तब वीर बाजी प्रभु देशपांडे ने महाराज को 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर जाने का सुझाव दिया, तो बाकी 300 को लेकर यही घोड़खिंड में दुश्मनों को उलझाए रखने का वचन दिया। अपने ऐसे साथियों को आपातकाल की स्थिति में अकेला छोड़ने से महाराज ने साफ मना कर दिया। तब महाराज से उम्र में काफी बड़े होने के नाते बाजी प्रभु देशपांडे गरजे, महाराज, हमारे जैसे लाख मरे तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन लाखों के पालनहार का जीवित रहना बेहद जरूरी है। महाराज, कृपया विशालगढ़ की ओर बढ़े। जब तक आप विशालगढ़ सही सलामत पहुंचकर 3 बार तोप चलाकर इशारा नहीं देते, तब तक ये बाजी दुश्मन को इस घोड़खिंड के आगे एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देगा। और वो वचन निभाया भी। काफी बड़ी संख्या में होने के बावजूद आदिल शाह की सेना को बाजी प्रभु देशपांडे और उनके जेधे बांदल समुदाय के साथियों ने शरीर के छल्ली छल्ली होने के बाद भी घोड़खिंड को पार करने नहीं दिया। आखिरकार विशालगढ़ से तोप को 3 बार चलाकर महाराज सही सलामत पहुंचने का इशारा बाजी को दिया गया। तब कहीं बाजी प्रभु देशपांडे ने सुकून से अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहें इसे, ये सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीर बाजी प्रभु देशपांडे और उनके साथियों के खून से पावन हुई इस खिंड को छत्रपति शिवाजी महाराज ने पावन खिंड ये नया नाम देकर सम्मानित किया। इस घनघोर युद्ध के बाद स्वाभाविक ही पन्हालगढ़ आदिल शाह के पास चला गया, लेकिन 13 वर्षों के भीतर 1673 में महाराज के बहादुर सेनानी कोंडाजी फर्जंद ने केवल 60 मावलों सहित आदिल शाह से पन्हाड़ा फिर से जीत लिया। पन्हाड़ा का ये गौरवशाली इतिहास समझने के बाद चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते और सीधे बढ़ते हैं पन्हाड़ा की ओर। कोल्हापुर के होटल में नाश्ता कर सुबह 9 बजे हम होटल से चेकआउट करेंगे और बढ़ेंगे पन्हाड़ा की ओर। 1 घंटे के आसपास करीबन सुबह 10 बजे हम पन्हाड़ा के परिसर में प्रवेश करते हैं
जहां आपको आपके वाहन सहित नॉमिनल एंट्री फी देनी होती है। इसे प्रवासी कर नाका कहते हैं। यहीं दाईं ओर एक विशाल पुतला हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यह है वीर शिवाकाशी जी का पुतला। पुतले के पीछे ही किले के पूर्व दिशा का उस दौरान का प्रमुख दरवाजा 4 दरवाजा हुआ करता था, जिसके आज केवल अवशेष ही बाकी हैं। हम इसे कल भेंट देकर गौर से देखेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। केवल 600 मीटर का सफर तय कर एक और वीर पुरुष के भव्य पुतले के निकट हम पहुंचते हैं। यही है पावन खिंड के सूत्रधार नरवीर बाजी प्रभु देशपांडे। कोल्हापुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार रविंद्र मेस्त्री ने ये दोनों पुतले एकदम बखूबी तैयार किए हैं। ये पुतले मई 1977 में बनाए गए थे, लेकिन ये आज भी इतने जीवित लगते हैं कि कोई नहीं कहेगा ये पुतले हैं। रविंद्र मेस्त्री जी के इस अद्भुत कार्य को द आइटिनरेटर सलाम करता है। इस पुतले के बगल में ही विशाल पार्किंग उपलब्ध है। अपना वाहन पार्क करने के बाद हम पन्हाड़ा के पहले स्पॉट पर चलते हैं, अंधार बाव। अंधार बाव एक 3 मंजिला इमारत है। आदिल शाह के शासनकाल के दौरान अबू यूसुफ ने लगभग सन 1503 में अंधार बाव का निर्माण किया। इसके तीसरी मंजिल पर सैनिक तैनात हुआ करते थे। दूसरी मंजिल पर आपातकाल में किले से बाहर निकलने के लिए एक चोर दरवाजा बनाया गया था। तो ग्राउंड फ्लोर में एक छिपा हुआ कुआं है। अंधार बाव का मतलब ही होता है अंधेरे में छुपा हुआ कुआं। कोई भी किले को जीतने के लिए एक रणनीति ये होती है कि किले के पानी के स्रोत तक पहुंचकर उसे जहर से दूषित कर देना और बस किले के आत्मसमर्पण की प्रतीक्षा करना। एक बार इंसान खाने के बगैर रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर असंभव। किले के पानी के स्रोत को दुश्मनों से छिपाने के लिए ही रणनीतिक रूप से अंधार बाव का निर्माण किया गया। अंधार बाव से केवल 125 मीटर की दूरी पर किले का पश्चिम दिशा का दरवाजा 3 दरवाजा है। जैसे कि काफी लोग सुरक्षा हेतु घरों में डबल डोर लगवाते हैं, वैसे ही पन्हाड़ा किले को पश्चिम दिशा से आक्रमण से बचाने हेतु यहाँ 3 विशाल दरवाजे लगवाए गए थे। पहला द्वार सड़क मार्ग से किले के बाहर एकदम पश्चिमी तट पर है। इसे कोकणी दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम दिशा में स्थित कोकण प्रदेश की ओर ये रुख किया हुआ है। इसे हेमाड़पंथी शैली में बनाया गया है, क्योंकि पत्थरों के भीतर चूना या सीमेंट जैसी कोई सामग्री नहीं है, बल्कि पत्थरों को विशेष पद्धति से काटकर एक के अंदर एक ऐसे इंटरलॉकिंग शैली में रचा गया है, जो हेमाड़पंथी शैली की विशेषता है। इस पहले दरवाजे के इर्द गिर्द आप कुछ जगहों पर नुकसान पहुंचा हुआ साफ देख सकते हो। ये सिद्दी जौहर द्वारा किए गए तोप हमलों के कारण हुआ था। कई तोप हमलों के बावजूद जब दरवाजे पर कुछ खास परिणाम नहीं दिखा, तब सिद्दी ने हमलों को रोककर मजबूरन किले की घेराबंदी करने का फैसला लिया। पहले दरवाजे के ठीक बगल में एक छोटी सी खिड़की जैसे कुछ दिखाई पड़ता है। सूर्यास्त के बाद किले के दरवाजे बंद हो जाया करते थे, जिसके बाद किसी को भी किले में प्रवेश करने अथवा छोड़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन यदि कोई महत्वपूर्ण खुफिया अधिकारी कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर देर से आता है, तो उसे इस खिड़की से रस्सी खींचकर किले के अंदर लिया जाता था। 1673 में कोंडाजी फर्जन ने इसी खिड़की से मात्र 60 मावलों के साथ किले में प्रवेश किया और उसे जीता भी। जब आप पहले द्वार से किले के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आप विष्णु चौक नामक एक खुले स्थान पर पहुंचते हैं। किले को जीतने के बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज किले का दौरा करने पहुंचे, तो दत्ताजी पंत वाकनीस और कोंडाजी फर्जन ने इसी विष्णु चौक में महाराज पर 1000 सुवर्ण फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। यही घटे उस स्वर्ण क्षण की,
केवल कल्पना भी करें तो भी आप बहुत रोमांचित महसूस करते हैं। वास्तुकला की बात करें तो विष्णु चौक अपने नक्काशीदार खंभों और दीवारों के साथ बहुत सुंदर दिखाई देता है। विष्णु चौक के एक कोने में आप विष्णु तीर्थ नामक एक छोटा कुंड भी देख सकते हैं, जो हमेशा पानी से भरा रहता है। आज भी पन्हाला के निवासी विष्णु तीर्थ के पानी का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। विष्णु चौक में ही दूसरा दरवाजा है। दरवाजे के ठीक ऊपर हम शेर जैसे दिखने वाले एक काल्पनिक प्राणी शरभ को हाथी को कुचलते हुए देख सकते हैं। ये एक प्रतीक है जो दर्शाता है कि यदि कोई हाथी समान शक्तिशाली शत्रु भी किले पर हमला करता है तो उसे चींटी के भांति कुचल दिया जाएगा। ठीक ऐसा ही एक शरभ शिल्प हमने एक और जगह देखा है। याद है कहां? सही पहचाना, जंजीरा के किले पर। जिन्होंने मुरुड जंजीरा की आइटिनरी नहीं देखी हो तो जरूर देखिए, ऊपर लिंक दे दी है। दूसरे द्वार के स्तंभों के भीतर हम स्पष्ट रूप से शीशा देख सकते हैं, जो निर्माण के दौरान पिघलाकर निर्माण को और अधिक मजबूत बनाने के लिए डाला जाता है। दूसरे दरवाजे से आगे बढ़कर अंत में हम तीसरे द्वार पहुंचते हैं, जिस पर मोर की सुंदर नक्काशी की गई है। अब हम पार्किंग से वाहन निकालकर चलते हैं अंबर खाना की ओर। 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। आइटिनरी के शुरुआत में मैंने बताया था कि उचित जगह पहुंचकर मैं आपको कहां राजा भोज कहां गंगू तेली इस कहावत के पीछे की कहानी बताऊंगा। कहा जाता है शिलाहारा राजा भोज जब पन्हाला किला बनवा रहे थे तब उत्तर दिशा की दीवारें निर्माण के दौरान बार बार ढह रही थी। तब इसके उपाय के लिए ज्योतिषों ने राजा भोज को कहा कि अगर किसी नवजात बच्चे और उसकी मां की बलि इस जगह पर दे दी जाए तो दीवार गिरना बंद हो जाएगी। कहते हैं परिसर में रहने वाले गंगू तेली नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी जक्कूबाई और उसके बच्चे की कुर्बानी दी थी, लेकिन बाद में उसको अपने इस कृत्य पर घमंड हो गया और लोग उसे घमंडी कहते हुए तंज कसते थे कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, जिसने की बाद में कहावत का रूप धारण कर लिया। अंबर खाना के परिसर में जक्कूबाई और उसके बच्चे की समाधि मौजूद है, जो हम आज भी देख सकते हैं। अंबर खाना दरअसल बाले किला है, मतलब किले के अंदर बना एक और किले स्वरूप परिसर, जिसके भीतर महत्वपूर्ण इमारतें मौजूद होती थी। इस बाले किला को अंबर खाना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आकाश और बादलों को छूने वाले किले के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज बाले किले के परिसर में ही बने महल में निवास किया करते थे, जिसके आज केवल अवशेष यहाँ वहां देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अंबर खाना में गंगा, यमुना और सरस्वती नामक 3 विशाल इमारतें हैं, जो दरअसल अनाज के भंडार हैं। ये भंडार इतने विशाल है कि इस हरेक में उन दिनों 25,000 खंडी अर्थात लगभग 5 लाख अनाज की थैलियां इतना अनाज रखा जाता था। सिद्दी जोहर के घेराबंदी दौरान जब इसी विशाल कोठारों का अनाज समाप्त होते महाराज ने देखा, तभी पलायन की योजना बनी। अंबर खाना के बगल में है श्री सोमेश्वर मंदिर। पैदल 5 मिनट के भीतर पहुंच जाएंगे। कोंडाजी फर्जंद की अद्भुत सफलता पर दुर्ग के अधिष्ठात्र देवता सोमेश्वर की छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अर्चना की गई। समर्थ गुरु रामदास ने अपने स्पर्श से पावन किए पास ही में स्थित सोमेश्वर सरोवर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1 सहस्त्र स्वर्ण चंपा के फूल प्रवाहित किए थे। श्री सोमेश्वर के पावन दर्शन के बाद अब हम गाड़ी निकालकर बढ़ते हैं नायकिणीचा सज्जा या कलावंतीचा महल। 5-10 मिनट के अंदर ही पहुंच जाएंगे। आदिल शाह द्वारा निर्मित इसे बादशाह के मनोरंजन के लिए गायकों एवं नृत्यांगनाओं के लिए बनवाया गया था। हालांकि इन सब से परे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस जगह का उपयोग
बहादुर पोवाड़ों और धार्मिक कार्य जैसे गोंधल वगैरह के लिए किया। किले के परिसर में जगह जगह ढेर सारे स्टॉल हैं, जहां आप गर्मा गर्म पिटला भाकरी, झुणका भाकरी, बैंगन भरते का आस्वाद ले सकते हैं। जब आपको भूख लगे तब इसी में से किसी एक स्टॉल पर जाकर आप भोजन कर सकते हैं। नायकिणीचा सज्जा के पास ही में स्थित है धर्म कोठी। सुंदर नक्काशी से सुसज्जित धर्म कोठी का उपयोग जरूरतमंदों को दान धर्म करने के लिए किया जाता था। अब हम गाड़ी निकालकर उत्तर की ओर बढ़ते हैं, छत्रपति ताराबाई के राजवाड़ा की ओर। किसी समय में छत्रपति ताराबाई का राजवाड़ा रहे इस भव्य महल का उपयोग आज सरकारी प्रशासन कार्यालय, पन्हाड़ा हाई स्कूल और सैन्य लड़कों के छात्रावास के रूप में किया जाता है और इसीलिए हम इसे अंदर से नहीं देख पाएंगे। कहते हैं राजवाड़ा के भीतर का शाही मंदिर बहुत सुंदर है। छत्रपति ताराबाई का संक्षिप्त इतिहास मैंने कोल्हापुर आइटिनरी के पार्ट 1 में बताया है, नहीं देखी हो तो जरूर देखिए, ऊपर लिंक दे दी है। वीरांगना ताराबाई के महल के ठीक सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक छोटा सा मंदिर है। ये मंदिर केवल शिव जयंती पर पूजा करने के लिए खुला होता है। मंदिर में संगमरमर से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ मूर्ति है जो बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो कैसी लग रही है आइटिनरी? पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक तो बनता है। कर दिया लाइक? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर से हम गाड़ी से चलते हैं सज्जा कोठी की ओर। सज्जा का अर्थ है बालकनी और कोठी का अर्थ है इमारत। सज्जा कोठी अर्थात बालकनी वाली इमारत। सज्जा कोठी के अंदर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मौजूद है। 2 मंजिल चढ़ने के बाद आप कलात्मक खिड़कियों से सुसज्जित एक खुली जगह पर पहुंचते हैं, जो बाहरी परिसर का बहुत शानदार दृश्य पेश करती है। आप यहां से पावनगढ़ किला भी देख सकते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाया गया था। सज्जा कोठी पन्हाड़गढ़ की सबसे खूबसूरत इमारत है। सज्जा कोठी को सदर ए महल भी कहा जाता है। सदर अर्थात कामकाज के लिए इस वास्तु का उपयोग किया जाता था। महाराज ने इसी सज्जा कोठी में अपनी गुप्त योजनाओं और अभियानों पर अपने साथियों संग चर्चा की थी। पन्हाड़गढ़ से पलायन का बीज यहीं बोया गया। संपूर्ण योजना इसी सज्जा कोठी में बनकर तैयार हुई। आदिल शाह और निजाम शाह से निपटने के बाद संपूर्ण हिंदुस्तान को बाहरी ताकतों से मुक्त करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली मुगलों को चुनौती देना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में केवल उनके और उनके उत्तराधिकारी पुत्र संभाजी महाराज के बीच एक टॉप सीक्रेट योजना बनी। उसी योजना के अंतर्गत संभाजी महाराज ने समय समय पर कई अवसरों पर अपने पिता के साथ मतभेद और नाखुश होने का झूठा संदेश मुगलों तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचाया। पिता पुत्र के बिछाए जाल में मुगल बराबर फंस गए। उम्मीद के मुताबिक ही मुगलों के दिलेर खान ने जल्द ही इसे सच मानकर संभाजी महाराज को उनसे जुड़ने का प्रस्ताव दिया। संभाजी महाराज इसी मौके की तलाश में थे। योजना अंतर्गत पिता छत्रपति शिवाजी महाराज से आशीर्वाद लेकर वे सीधे मुगलों में शामिल हो गए, ताकि उनके भविष्य के सभी मंसूबों को जान सके जो स्वराज्य के लिए मददगार साबित हो। लगभग 1 वर्ष बिताने के बाद बहुत सारी मुगल योजनाएं और व्यवस्था को बखूबी समझने के बाद संभाजी महाराज स्वराज्य लौट आए। लेकिन वे केवल अकेले नहीं लौट आए, बल्कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी उसके खुद के बेटे अकबर को भी स्वराज्य में शामिल कर दिया। मास्टर स्ट्रोक है ना। 1 साल से अधिक समय तक एक दूसरे से दूर रहकर और योजना को शानदार ढंग से अंजाम देने के बाद ये महान पिता पुत्र की जोड़ी इसी सज्जा कोठी में मिले।
ये उन दोनों के लिए बहुत ही भावुक क्षण था। इस भावनात्मक पुनर्मिलन के कुछ ही समय पश्चात 4 अप्रैल 1680 को रायगढ़ पर दुर्भाग्यवश छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्गवासी हो गए। सज्जा कोठी की दीवारों और छत पर अच्छी नक्काशी के साथ बहुत सुंदर तैयार किया गया है। इतने सालों के बाद आज भी इसकी सुंदरता बरकरार है। सज्जा कोठी के बगल में ही किले में उत्तर दिशा से प्रवेश करने का दरवाजा है, जिसे वाघ दरवाजा कहा जाता है। भगवान गणेश की प्रतिमा से सुशोभित वाघ दरवाजा को रणनीतिक रूप से इस तरह बनाया गया है कि ये बहुत सारे बुर्जों से घिरा हुआ है। जिस तरह बाघ के पंजे से मुक्त होना मुश्किल है, ठीक उसी तरह यदि कोई दुश्मन इस दरवाजे के माध्यम से किले में प्रवेश करने की जुर्रत करता है तो उसका जीवित रहना असंभव है, क्योंकि वह सभी दिशाओं से किए जाने वाले आक्रमण का शिकार होगा। वाघ दरवाजा के सामने खड़े रहिए और ऊपर चारों ओर केवल नजर घुमाइए। कल्पना कीजिए उस शत्रु का क्या हाल होता होगा। वाघ दरवाजा के भीतर जाने पर हम पहुंचते हैं तबक उद्यान। तबक उद्यान में प्रवेश करने के लिए यहाँ टिकट काउंटर मौजूद है, जिसका केवल 5 रुपए का प्रवेश शुल्क है। तबक उद्यान को ब्रिटिश काल के दौरान वन विभाग के नियंत्रण में विकसित किया गया। शांत बैठकर यदि आप ध्यान से निरीक्षण करते हैं तो यहाँ आपको कई प्रकार के सुंदर पक्षी चहकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा तबक उद्यान में अपने सामान्य और वानस्पतिक नामों के साथ विभिन्न प्रकार के पेड़ भी हैं। अंदर आप पन्हाड़गढ़ की एक छोटी प्रतिकृति भी देख सकते हैं। तबक उद्यान परम शांति प्रदान करने का उत्तम स्थान है। किला देख थके हारे शरीर को तबक उद्यान नई ऊर्जा से भर देता है। तबक उद्यान में तरोताजा होने के बाद अब हम गाड़ी निकालकर बढ़ते हैं दूतोंडी बुरुज की ओर। 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। दूतोंडी बुर्ज एक अनोखा बुर्ज है, जिसके ऊपर जाने के लिए 2 छोर से 2 सीढ़ियों की संरचना है। ये किले के उत्तरी ओर स्थित प्रदेश का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इस ओर कड़ी नजर रख प्रजा की सुरक्षा करने के लिए दूतोंडी बुर्ज एक आदर्श स्थान था। दूतोंडी बुर्ज से अब हम गाड़ी निकालकर बढ़ते हैं पन्हाड़ा के आखिरी स्पॉट पुसाटी बुर्ज। पुसाटी बुर्ज दूतोंडी बुर्ज से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पुसाटी बुर्ज के कुछ अंतर पहले ही पार्किंग की व्यवस्था है, जहां गाड़ी पार्क कर उसके आगे हमें पैदल जाना होता है। पैदल थोड़ी ही दूरी पर हम उस स्थान पहुंच जाते हैं जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज, नरवीर बाजी प्रभु देशपांडे और जेधे बांदल समुदाय के 600 सैनिकों ने अंधेरी रात में पन्हाड़ा से पलायन की शुरुआत की थी। उनके पदस्पर्श से पावन हुए इस मार्ग को राजदिंडी कहा जाता है। राजदिंडी से आगे कुछ 15-20 मिनट पैदल जाने के बाद हम भव्य पुसाटी बुरुज पहुंच जाते हैं। किले के पश्चिमी हिस्से की निगरानी के लिए पुसाटी बुर्ज बनाया गया था। इतर बुर्ज के मुकाबले ये काफी विशाल बुर्ज है। सुहावनी हवा संग पुसाटी बुर्ज से अद्भुत सूर्यास्त दिखाई देता है। ये हमारा आखिरी स्पॉट होने के कारण आराम से बैठिए और थोड़े ही देर में होने वाले मनमोहक सूर्यास्त का आनंद लीजिए। सूर्यास्त के बाद अंधेरा छाने से पहले हम वापस पार्किंग की ओर लौटेंगे और गाड़ी निकालकर पेट पूजा करने चलते हैं गौरी डाइनिंग। पन्हाड़ा बस स्टैंड के बगल में स्थित गौरी डाइनिंग एक साधारण सी घरेलू मेस है, लेकिन अद्भुत थालियां परोसता है। उनकी खासियत काला मटन और काला चिकन है, जिसे वे थालियों में परोसते हैं। गौरी डाइनिंग के मालिक बहुत ही अच्छे हैं और आपको उत्तम सेवा प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरे पन्हाड़ा में काफी डिमांड में होने के कारण आपको यहाँ
कुछ देर प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। आपको कोई असुविधा न हो इसीलिए आप इन्हें एडवांस में कॉल कर अपना टेबल रिजर्व भी कर सकते हैं। आज हम जो सुबह कोल्हापुर से निकले हैं वो दिन भर पन्हाड़गढ़ की सैर कर काफी थक गए होंगे, तो चलिए अब आराम करने होटल चलते हैं। बजट और सर्विस क्वालिटी को ध्यान में रख मुझे यहाँ 4 होटल पसंद आए हैं। मगध रिजॉर्ट, सेरेनिटी रिजॉर्ट, होटल हिल टॉप और वैली व्यू ग्रैंड। चारों होटल बहुत बढ़िया है, कमरे साफ सुथरे और स्टाफ भी काफी अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। केवल मगध रिजॉर्ट और सेरेनिटी रिजॉर्ट बजट होटल है, तो होटल हिल टॉप और वैली व्यू ग्रैंड थोड़े महंगे हैं। चेक इन करें, फ्रेश हो जाएं और आराम करें। कल हम पन्हाड़ा के ऐसे भाग की सैर करेंगे जिसे ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। तब तक गुड नाइट।